हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है ई अध्ययन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th का ज्योग्राफी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया था, जो मैंने अपलोड कर रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको आई बटन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए थे, और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी कर लिए थे, जो आपको फर्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप जाके ज़रूर विज़िट करें उसे। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी चीज़ जो रिसोर्स आपके पास है, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, फिर ये भी चेक करने पड़ेगा कि आपके पास वो कितना अवेलेबल है, यानी उसकी इन्वेंट्री कितनी है, क्या वो आने वाले लंबे समय तक चल पाएगा या फिर वो कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। और अगर ख़त्म भी होने वाला है तो आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करो कि ज़्यादा समय तक आप उसको यूज़ में ला सको। जैसे घर के अंदर अगर राशन है 1 मंथ का आया है, आपने 10 दिन बहुत खर्च किया, बहुत वेस्ट किया, बट अब जो थोड़ा सा बचा है, क्या आप उसको 20 डेज़ तक चला सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम रिसोर्स को आगे तक यूज़ कर सकें। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स कर सकते हो जो इस तरीके से डेवलपमेंट प्लान को करे कि रिसोर्स जो है वो बचा रहे, मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान सही सा हो। फिर है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो पहले तो आप रिसोर्स का क्या डेवलपमेंट हो सकता है उससे, और क्या आपके देश को डेवलपमेंट उससे चाहिए, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इन सब को चेक करो। तो ये सब करके आप डिसाइड करो कि किस हिसाब से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। ये आपके रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें लैंड रिसोर्सेज। देखो, ये जो टॉपिक हैं ये एक तरीके के क्वेश्चंस भी है। जैसे अगर इसमें वाई लगा दो, वट लगा दो, तो ये आपके क्वेश्चंस है जो बनेंगे एग्ज़ाम के अंदर आने के लिए। और आप ये भी ध्यान रखना कि सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो ये नोट्स आप पढ़ रहे हो या जो ये नोट्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर से ही ज़्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इन्हें रिटर्न भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो इसे। लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। अगर लैंड नहीं होगी तो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा, हम फसलें कैसे उगाएंगे या पेड़ पौधे कैसे उगेंगे। वाइल्ड लाइफ, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा, तो वाइल्ड लाइफ किस तरीके से होगा, जंगली जीवन कैसे होगा। ह्यूमन लाइफ भी कैसे होगा, भाई ऑक्सीजन नहीं होगी तो ह्यूमन लाइफ कैसे सर्वाइव करेगा, या खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्योंकि लैंड है तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई फैक्ट्री लगाया है, कोई सेटअप करा है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या कम्युनिकेशन सिस्टम। अब समझ ही गए होंगे कि विदाउट लैंड रिसोर्स, यानी बिना लैंड के हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इसलिए लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज़ दैम इफेक्टिवली। मतलब अगर हमारे पास जो ज़मीन है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लिमिटेड साइज़ में हमें मिला हुआ है, उस ज़्यादा नहीं है, वो ना ज़्यादा हो सकता है ना आप उसको बढ़ा सकते हो, तो वो लिमिटेड साइज़ में, तो उसी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। अब देख लेते हैं लैंड रिसोर्स इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो ज़मीन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अबाउट 40% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन्स विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र है, वो एरिया जहाँ पर जो है एग्रीकल्चर वगैरह हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ लग सकती है, यानी वो पहाड़ी इलाका नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, नुकीले पहाड़ नहीं है। 40% लैंड आपकी ऐसी है जहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं।
About 30% of the total surface area of the country are mountain, which ensure perennial flow of some rivers and provide facilities for tourism and ecological aspects। क्या है, 30% आपके पास जो ज़मीनें हैं वो आपके माउंटेन वाली, वो माउंटेन वाला एरिया जो है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही है, प्लस वो जगह है जो टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जगह है ये आपके उस तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ पर जाके इंडस्ट्री खड़ी कर दी, ये सब चीज़ें बहुत ही कम हो सकता है या ना के बराबर होगा। या अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन, दे प्रोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो कुछ एरिया जो आपका है प्लेट्यू रीजन है जहाँ पर आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, आपके फ्यूल्स वगैरह वहाँ पर मिल जाते हैं, और कुछ बड़े बड़े घने घने जंगल हैं। तो ये था आपका लैंड। अब आता है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स। यानी फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, उस तरीके का जो आपका क्लाइमेट है, सॉइल कैसी है, उस तरीके का वहाँ का वातावरण है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उस लैंड का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये भी डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कम लोग रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी वहाँ पर कैसी है, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली। यानी कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है या नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर ऐसे एरिया है जिनकी जोग्राफिकल एरिया को पूरी तरीके से अभी तक एनालाइज नहीं किया जा पाया है या पूरी तरीके से उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 93% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसी का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ऑल्सो सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। कुछ हिस्सा जो आपके पाकिस्तान के पास है जम्मू कश्मीर का, कुछ हिस्सा जो चाइना के पास है, उनको भी अभी तक आपने सर्वे नहीं किया है। देखो सर्वे करने से क्या होता है कि वहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है या उस जगह पर जो है हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस जगह को किस हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी कारण से नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है या फिर उसका क्लियर डाटा अवेलेबल नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे तुम्हें आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस मिल सकें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिससे कि ज़्यादातर बच्चे इस वीडियो का इस्तेमाल करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और इसको समझ कर जो है एग्ज़ाम में लिख सकें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। देखो आपने क्या करा है, आपने ज़मीनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया भाई। आप कैसे कि आप वहाँ पर जाते हो, जंगलों को काट देते हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है भाई। जहाँ पे भी जंगल है आप उसको काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे तो वो तो नुकसान पहुँचाएगा ना, लैंड डिग्रेडेशन करेगा। ओवरग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, माइनिंग प्रोसेस चल रहे हैं, ये सारी वजह से ज़मीनें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करेंगे तो शायद वो हमारे लिए कुछ अवेलेबल ना करवा पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जैसे अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। ये सब क्या है कि मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, कि आप जो ज़मीनें ख़राब कर रहे हो, ज़मीनों को नष्ट कर रहे हो, आप उसको कैसे बचा सकते हो। पेड़ पौधे लगाओ, अफॉरेस्टेशन करो। डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है। जंगलों को जो है ख़त्म नहीं करना है, पेड़ पौधे नहीं काटने हैं बल्कि पेड़ पौधे लगाने हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ओवरग्रेजिंग ना करो। और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बशेज़, ये जैसे आप सैंड ड्यून्स वगैरह, मतलब मान लो रेतीली ज़मीन है, रेतीली मिट्टी है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो कि भाई वहाँ पर और ज़्यादा जो है थॉर्नी बशेज़ वगैरह जो है उगाओ। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड,
जो ख़राब ज़मीन पड़ी हुई है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बंजर ज़मीन है उसको किस तरीके से जो है खेती लायक बनाया जा सकता है या ऐसा बनाया जा सकता है कि उसका आने वाले समय में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। और कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, देखो ज़मीनों को ज़्यादा ख़राब करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा एरिया खोद देते हैं जहाँ से कोई रिसोर्स निकल रहा है, जैसे कोयला निकल रहा है, कुछ भी ऐसा आपका रिसोर्स निकल रहा है, उस वजह से हम बहुत बड़े लैंड को जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपको ये पता है कि सॉइल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिट्टी नहीं होती तो शायद जो है कोई भी एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर सकता था, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो समय समय पर बनता रहता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये क्या है, प्लांट ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। दूसरा, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को इस अर्थ पर सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो शायद हमारी लाइफ भी ना हो। देखो ये सिंपल सा है ना कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भाई पेड़ पौधों के ना होने से जो है कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाएगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इंसान नहीं रह पाएगा। तो ऐसे करके तो ज़मीन या मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसको कुछ भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soil of India can be classified in different types। देखो ज़मीन जो है या मिट्टी जो है आपकी, उसका कलर अलग अलग हो सकता है, उस जिस हिसाब से वो बनी है उस हिसाब से उसकी थिकनेस हो सकती है, टेक्सचर अलग हो सकता है, एज कि भाई कितनी पुरानी है नहीं है, उस हिसाब से हमने इसको कुछ भागों में बांटा है। और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे उनके अंदर कई प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारी, पोटेशियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। तो ये उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला आता है एलुवियल सॉइल। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी पूरा का पूरा जो नॉर्थ का पार्ट है वो किससे बना है, एलुवियल सॉइल से बना है। ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी। ईस्ट की तरफ से जो आपका कोस्ट का एरिया है, कोस्ट यानी तटीय इलाका, समुद्र का तटीय इलाका, उस जगह पर जो महानदी के द्वारा जो डेल्टा बनाए हैं वो भी एलुवियल सॉइल से ही बनाया गया है। द कावेरी, द कृष्णा एंड द क्या कहते हैं, कृष्णा एंड कावेरी एंड गोदावरी, ये सारी नदियों का जो डेल्टा है लगभग लगभग इसी से बनाया गया है। फर्टाइल सॉइल है, देयर फॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फर्टाइल है यानी इसमें उपजाऊपन है, इस कारण से ये एग्रीकल्चर के लिए पूरी तरीके से सही है, आप इसका इस्तेमाल करके जो है अच्छी फसलें उगा सकते हो। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। देखो एलुवियल सॉइल में जहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्टिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन भी ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन भी इसके आसपास बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि भाई जहाँ पर आपको अनाज मिलेगा, जहाँ पर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल सकती है, आप वहीं पर ज़्यादा रहोगे। इसमें जो आपके केमिकल एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, रिच इन पोटाश, पोटाश होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सेरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो आपको ये मिल रहा है, इसमें आपको पोटैश, फॉस्फोरिक ऐसे कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, और ये जो है शुगर केन वगैरह को अगर आपको उगाना है तो उसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके अंदर वीट, आपका सेरियल प्रोडक्ट्स और पल्सेस वगैरह बहुत अच्छे से उग सकते हैं। सेकेंड आती है ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil। ये क्या है, कॉटन को उगाने में बहुत ही आइडियल है, मतलब बहुत अच्छी है, इस मिट्टी के अंदर आप कॉटन उगा सकते हो, और ख़ासकर ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इसको कहा जाता है कि ब्लैक सॉइल नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल, कि भाई यहाँ पर जो है ब्लैक कॉटन अच्छे से उगाया जा सकता है। फाउंड इन प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज़। तो इन जगहों पर आपको ये मिट्टी देखने को मिल जाती है। मेड अप एक्सट्रीमली फाइन, बहुत बिल्कुल बारीक है, क्लेई मटेरियल है, बिल्कुल क्ले जैसा लगता है। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को बहुत समय तक होल्ड करके रख सकती है। इसमें रिच है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश
एंड लाइम। तो इसके अंदर ये सारे आपको केमिकल्स मिल जाते हैं, मतलब एलिमेंट्स मिल जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। तो ये आपके नॉर्मली कहाँ, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू में ये रेड और येलो आपको मिट्टी मिल जाएगी। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स एंड ऑल्सो द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो आपके दो घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो आपको वेस्टर्न घाट की तरफ आपको मिल जाएगा, गंगा के प्लेन्स की तरफ मिल जाएगा, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा जैसे राज्यों में भी आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। रेडिश डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके अंदर देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स के टुकड़े मिल जाएंगे आपको, आयरन के होने के कारण थोड़ा सा रेडिश कलर का ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कई प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो उस वजह से जो है कोई कलर चेंजेस भी हो जाते हैं। फिर आता है लैटराइट सॉइल, डेवलप इन एरिया with high temperature and heavy rainfall found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, मध्य प्रदेश and the hilly area of Odisha and Assam। तो देखो ये क्या है, हाई टेम्परेचर यानी गर्मी जहाँ पर ज़्यादा हो रही है, हैवी रेनफॉल भी हो रही है, क्योंकि देखो जो भी समुद्र के आसपास के इलाके हैं उन जगहों पर रेनफॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये वो एरिया है, असम वगैरह जहाँ पर बारिश नॉर्मली होती है, और हिली एरियाज़ का मतलब वो पहाड़ी इलाके जैसे उड़ीसा और असम। फिर आता है सस्टेनेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडुकेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी इसके अंदर फिर क्या है ना कि आपको मैन्योर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि देखो नॉर्मली जो वो जो क्या कहते हैं आपके एलिमेंट्स जो होने चाहिए उसके अंदर, जैसे कोई ऐसा डिकम्पोजर्स वगैरह है वो ज़्यादा नहीं मिल पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है जिस वजह से वो ज़मीन के नीचे ही मर जाते हैं। मान लेते हैं जैसे अर्थ वॉर्म वगैरह हो गए ये सारे। फिर एरिड सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है ये। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल, यानी अगर हम बड़े अच्छे से इसको फर्टाइल कर देते हैं या इरिगेशन अच्छे से कर पाते हैं, जैसे मान लेते हैं सिंचाई व्यवस्था अच्छी रही, तो ये जो है खेती के लिए उपयुक्त होती है। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर। देखो यहाँ पर ह्यूमस की कमी है, मॉइस्चर जो है ना के बराबर है क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, सूखा हुआ है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवेपोरेशन प्रोसेस यानी कि आपका जो पानी है वो भाप बनकर भी बहुत तेज़ी से उड़ जाएगा। सॉल्ट कंटेन इन वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो यहाँ पर जो कॉमन सॉल्ट है वो बहुत ही ईजिली पानी को आप मतलब इवेपोरेट कर दो, आपको कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, और इसमें सॉल्ट कंटेन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो देखो कहाँ पे पाई जाती है, हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके, पहाड़ों पर ये जो है आपको मिट्टी पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल के नाम से इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट बन पाते हैं। फीचर्स डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन, अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से हो सकती है। लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, ऊपरी जगहों पर वैली साइड्स में ये आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। सिल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड अलुवियल फैंस एयर फर्टाइल। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ी बहुत ये जो मिट्टी है फर्टाइल रहती है, जिस तरीके से जो है फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर बड़े बड़े उग सकें। अब लास्ट टॉपिक आता है इसमें, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कि भाई आप किस तरीके से मिट्टी को ख़त्म कर रहे हो, आप उसको बचा कैसे सकते हो। दोनों पॉइंट छोटे छोटे से हैं। सॉइल इरोजन, सबसे पहले नेचुरल वे ऑफ सॉइल इरोजन, कि भाई नेचुरल तरीके से कैसे हो जाता है, जैसे विंड है, ग्लेशियर्स वगैरह की वजह से, वाटर की वजह से जो है सॉइल इरोजन होता है, यानी वो जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या उसको जो है ख़राब हो जाना, कुछ जो है फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें।
ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटोगे, जितना ज़्यादा जंगलों को काटोगे उतनी ज़्यादा मिट्टी की जो है वो जो उपजाऊपन है उसकी उर्वरता है वो ख़त्म होती चली जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पेड़ पौधों से जो है मतलब जैसे आप मान लो केमिकल्स वगैरह डाल के बहुत ज़्यादा मिट्टी में से जो है हमने उपजाऊपन खींच लिया होता है एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। जैसे गेहूँ उगाया तो वही फसल अच्छी होनी चाहिए तो हम उसमें बहुत सारा केमिकल डाल देते हैं, ओवर ग्रेजिंग करना हो गया। कंस्ट्रक्शन, मान लेते हैं कि हम ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए तो उससे भी मिट्टी ख़राब हो जाती है। माइनिंग की, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई खेतों ज़मीनों को हटा कर साफ़ कर कर जो है आप पेड़ों को काट कर भी ज़मीन को इस्तेमाल करते हो माइनिंग के लिए कि आपको पता चल जाए यहाँ कोयला है तो बस सब कुछ साफ़ करो और वहाँ पर जो है माइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, खुदाई शुरू हो जाती है। कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सॉइल इरोजन, और ये सारे कारण हैं जो आपको सॉइल इरोजन करने मतलब मदद करते हैं सॉइल इरोजन होने में। ठीक है, अब आता है मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। कैसे हम उसको रोक कैसे सकते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, जैसे आज के समय में तो होती भी है स्ट्रिप क्रॉपिंग, आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे गूगल पर जाके देखोगे कि फ़ोटो देख लोगे कि आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिप्स में जो है आप आजकल खेती होती है। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर एक तरीके से बड़े बड़े इलाके के अंदर जो है लाइन वाइज जो है खेती की जाती है। इन द हिली एरियाज़ यूजिंग कंटोर प्लगिंग एंड टेरेस फार्मिंग, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। जैसे पहाड़ी इलाका है तो उस तरीके से ज़मीन को बनाया जाता है जिससे वहाँ पर खेती की जाए। तो उससे क्या है, हवा चलने पर जो है मिट्टी उड़ कर नहीं जाएगी क्योंकि पौधे जो है वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं। तो इस तरीके के कई तरीके हैं जो आप सॉइल इरोजन में जो है इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप उसको रोक सको, ना हो कंट्रोल सॉइल इरोजन में। तो ये चैप्टर था, इसके अंदर जो है मैंने आपको पूरे नोट्स बता दिए। इससे पहला वाला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना।